अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को सीखते सीखते हमने अपने पिछले लेक्चर में मिसाल 12.3 को हल करना भी सीखा और ये भी सीखा कि प्रिज्म के ज़रिए रोशनी की रिफ्रैक्शन किस तरह से मुमकिन है। आज रिफ्रैक्शन के बारे में मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का एक ख़ास केस कि जब रोशनी कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल होती है तो रोशनी मुकम्मल तौर पे अपने पहले मीडियम यानी कि कसीफ मीडियम में वापस पलट आती है। इस अमल को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, इसको वजाहतन समझने के लिए और इसकी शराइत क्या होती हैं, इस सब को समझने के लिए और साथ ही साथ हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मुतल्लिक एक मिसाल देखेंगे। मिसाल 12.4 को हल करेंगे तो ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया है हमने। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने आपको ये बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये किसी मिरर से रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, बल्कि ये रिफ्लेक्शन का जो अमल वकू पजीर होगा यहाँ पे, ये एक ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हमने पिछली क्लास में क्रिटिकल एंगल का नाम दिया था, उस जगह पे होगी। स्टूडेंट्स, ये शराइत किस किस तरह से थी, चलें हमने जो बातें पिछले लेक्चर में जहां पे हमने ये लेक्चर एंड किया था वहीं से हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास ये नॉर्मल हो, ये कुछ इस तरह से, और अगर मैं रोशनी की रे इस तरह से भेजूं कि वो कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में दाखिल हो रही है। कसीफ है तो इसका मतलब है कि ये ग्लास कंसीडर कर लें, और ये लतीफ़ है तो इसको हवा कंसीडर कर लें। स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि जब रोशनी की ये रे ग्लास से हवा में यानी कि कसीफ से लतीफ़ मीडियम में दाखिल होगी तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी, नॉर्मल से परे की जानिब मुड़ जाएगी, और मुड़ते मुड़ते एक ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा कि जिस पे ये रिफ्रैक्शन जो हो रही होगी ये बाउंड्री के बिल्कुल साथ साथ हो रही होगी, और ये नॉर्मल से बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 दर्जे का हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हमने उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया था क्रिटिकल एंगल का। स्टूडेंट्स हमने ये कहा था कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। स्टूडेंट्स क्या होगा अगर मैं मज़ीद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊं, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो तजस्सुस पैदा रहे, वो तजस्सुस आपके अंदर बढ़ता रहे, जिससे आप फिजिक्स सीखने के अमल को बढ़ाते चले जाएं। इससे पहले कि मैं ये समझाऊं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको स्नेल का कानून क्यों ना लिख के दिखाऊं। स्नेल का कानून स्टूडेंट क्या कहता था, वो कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन की निस्बत एक कांस्टेंट के बराबर आती है, और वो कांस्टेंट क्या था स्टूडेंट्स, उस कांस्टेंट को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया था। और दूसरी जगह हमने स्नेल लॉ की ओरिजिनल फॉर्म जो कि ये कहता था कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब पहला मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, पहला मीडियम यहाँ पे ग्लास है और दूसरा मीडियम हवा है, और N2 से कह देंगे। उसने ये कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस का हासिले ज़रब बराबर होगा इस सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के हासिले ज़रब के। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ये लें स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे N1 क्या है, N2 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे N1 है इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको मैं N भी लिख सकता हूँ, और N2 क्या है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस हवा का। और हमने ये अपनी पिछली क्लासेस में साबित किया है कि हवा के अंदर रोशनी अपना रास्ता तब्दील नहीं करेगी बल्कि सीधे रास्ते में ट्रैवल करती रहेगी, और ऐसा मीडियम कि जिसके अंदर रोशनी अपना रास्ता तब्दील ना करे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स हमने देखा था 1 होता है।
अब अगर ये सारी चीज़ें मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, इससे पहले कि मैं पुट करूं हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, और जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 दर्जे के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये क्या बन जाएगी, ये मेरे पास बच जाएगा n मल्टीप्लाई बाय किसके साथ स्टूडेंट्स, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, और बराबर हो जाएगा ये n2 क्या है स्टूडेंट्स, 1, और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन यानी 90 दर्जे को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, n मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ c बराबर है किसके स्टूडेंट्स, 1, और साइन 90 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 1 के बराबर ही होता है। तो अब यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान, और स्टूडेंट्स वो निकलेगा n बराबर है 1/साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल। स्टूडेंट्स ये वाला रिलेशन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। सवाल ये आता है कि बताएं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के दरमियान क्या ताल्लुक है। ये ताल्लुक आपको ज़ुबानी भी याद होना चाहिए, और हमने किस तरह से इसको डिराइव किया वो ये भी कह सकता है। स्नेल के कानून को इस्तेमाल करते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के दरमियान कोई ताल्लुक बनाएं तो स्टूडेंट्स आप एक ये छोटी सी कैलकुलेशन करते हुए ये फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन लाजमी बात ये है कि आप डायग्राम बनाना कभी ना भूलें, क्योंकि जब आप डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम में आप बता देंगे कि पहला मीडियम ग्लास, दूसरा मीडियम हवा, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दूसरे का n2, तो स्टूडेंट्स आपके लिए चीज़ों को बयान करना और इसको समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हमारा असल टॉपिक क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ नहीं आऊँगा, क्योंकि आपका तजस्सुस मुझे बढ़ाना है ताकि आप फिज़िक्स सीखने का अमल बढ़ाते चले जाएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फार्मूले के रिलेटेड जो एग्जाम्पल है आपकी किताब की एग्जाम्पल 12.4 पहले वो सॉल्व करवाऊँगा। वो सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ कि उसके अंदर यही फार्मूला यूज़ होना है, और चूँकि मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएँ, तो चीज़ों को जब जोड़ के पढ़ाऊँगा ना मैं आपको, तो आपके लिए चीज़ों का समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलें अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी मिसाल 12.4 की जानिब, और देखते हैं कि मिसाल 12.4 में वो हमसे क्या चीज़ मालूम करवाना चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है हमसे। जी तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने उस इबारत में से दी गई जितनी भी अहम इंफॉर्मेशन थी निकाल के आपके सामने रख दी। इबारत में वो ये पूछ रहा है कि जब रोशनी की कोई रे पानी से हवा में दाखिल होती है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो 90 दर्जे का बन रहा है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो आपने क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। स्टूडेंट्स इसके लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप स्नेल के कानून को यहाँ से उठाएं और यहीं से सवाल सॉल्व करना शुरू कर दें, लेकिन अब हमें ये सारा इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। हम तो पहले से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के दरमियान एक रिलेशन निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम ये क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे ये लिखते हुए कि हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल किस तरह से इंटर रिलेटेड है स्टूडेंट्स, वो इस तरह से इंटर रिलेटेड है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है 1/साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, किसका था, ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि है 1.33, और क्या चीज़ स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल, और इसको इस जगह पे ही रहने देंगे। अब चूंकि क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, और स्टूडेंट्स आपके पास जो 1.33 जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे था, जैसे ही वो राइट साइड पे चला गया तो वो वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब जब आप इन दोनों रकमों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.752। तो क्या हमारा आंसर निकल आया? तो स्टूडेंट्स जवाब है हरगिज़ नहीं।
हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए क्रिटिकल एंगल। हमने अभी तक क्या निकाला है, हमने क्रिटिकल एंगल का साइन निकाला है। और स्टूडेंट्स अब आप इस काबिल हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का साइन दे दिया जाए तो आप वहाँ से साइन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप दोनों साइड्स पे साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं दोनों साइड्स पे साइन इनवर्स अप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स तो वो क्या बन जाएगा, अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा कि साइन क्रिटिकल एंगल का और आशार्य 752 का। स्टूडेंट्स ये साइन इनवर्स इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्रिटिकल एंगल बराबर है साइन इनवर्स आशार्य 752 का। अब आप कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स लेने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट का बटन दबाएं, साइन का बटन दबाएं और उसके बाद आशार्य 752 लिख दें। तो इससे आपके पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू हासिल होगी स्टूडेंट वो होगी 48.8 डिग्रीज। स्टूडेंट्स ये 48.8 डिग्रीज का क्या मतलब है, ये क्रिटिकल एंगल तो हमने निकाल लिया। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई ग्लास की स्लैब है कि जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ पे कोई नॉर्मल है और रोशनी की रे पानी से कुछ इस तरह से जा रही है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो स्टूडेंट्स जिस एंगल पे ये लाइट इंसिडेंट होगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रिफ्रैक्शन के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाए उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और वो स्टूडेंट्स क्रिटिकल एंगल पानी के केस में कितना होना चाहिए, 48.8 डिग्रीज। तो अगर पानी के केस में अगर क्रिटिकल एंगल 48.8 हो यानी कि मैं इंसिडेंट रे 48.8 डिग्रीज पे इंसिडेंट करवाऊं तो जो बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री का होगा। तो अब क्या इतना लिखना काफ़ी है? जी नहीं, हम जानते हैं कि जब जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है हमने मज़ीद एक हेडिंग दी है और स्टूडेंट्स वो हेडिंग होती थी नतीजे की। नतीजे में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ऐसी रोशनी की रे जो कि पानी से हवा में दाखिल हो रही है इस तरह से कि बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दर्जे का है, तो उसका बनने वाला स्टूडेंट्स क्रिटिकल एंगल क्या होगा, 48.8 डिग्रीज। स्टूडेंट्स ये जितनी भी बातें मैंने की हैं आप अल्फाज में भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे अल्फाज में? अल्फाज में लिखेंगे कि ऐसी रोशनी की रे जो कि पानी से हवा में दाखिल हो इस तरह से कि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दर्जे का हो, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल होगा 48.8। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं उस मौजू की जानिब जिसके लिए मैंने आपको बड़ा इंतज़ार करवाया। इंतज़ार करवाने का मकसद ही यही था कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आती चली जाएं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ आते हैं। हमने ये यहाँ तक बात रोकी थी कि अगर क्रिटिकल एंगल जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दर्जे का होगा। इससे पहले हमने ये बात की थी कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता चला जाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। स्टूडेंट्स मजीद क्या होगा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी इस तरह से बढ़ा दूं कि अब क्रिटिकल एंगल जो बन रहा है वो इतना ज़्यादा बन रहा है, यानी कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा ना। जैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा तो अब ये रोशनी की रे जो इस तरह से इंसिडेंट हो रही है ये यहाँ से टकराने के बाद दोबारा पहले मीडियम में वापस आ जाएगी। और स्टूडेंट्स इस मजहर को हम क्या नाम देते थे कि जब कोई रोशनी की रे किसी एक मीडियम से दाखिल होती हुई किसी दूसरे मीडियम की सतह पे पड़ती है तो वापस अपने पहले मीडियम में लौट आती है, इस अमल को हम नाम देते थे रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन किसी मिरर के थ्रू तो नहीं हुई, हमने मिरर तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं की है, यहाँ पे हमने मिरर तो इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें रिफ्लेक्शन का अमल सीखने को मिल गया। यही वो जवाब है जो कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि रिफ्लेक्शन तो हम ख़त्म कर आए, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन किस वजह से आ गई। मैंने कहा था कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की ही एक ख़ास किस्म है। ये रिफ्रैक्शन एक ख़ास एंगल पे होगी जो कि हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा स्टूडेंट्स। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मुझे कोई 2 सी शराइत बता दें, कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं कि जब जब वो पाई जाएंगी
तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मजहर आपके सामने वकूअ पज़ीर होगा। और अगर उनमें से कोई एक भी नहीं पाई जाएगी तो इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं कि ये शराइत क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। स्टूडेंट्स, शराइत इसकी इस तरह से हम लिखेंगे कि इसकी पहली शराइत, इसकी पहली शर्त कुछ इस तरह से जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखी कि हमेशा कि बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से स्टूडेंट्स हमेशा बड़ा होगा। और दूसरी शर्त आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि रोशनी यहाँ पे किस जगह से किस जगह जा रही है स्टूडेंट्स, ग्लास से हवा में जा रही है या पानी से हवा में जा रही है। तो चूंकि ग्लास क्या था स्टूडेंट्स, कसीफ मीडियम, जा कहाँ रहा है, हवा में, लतीफ मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे दूसरी शर्त यह है कि रोशनी की रे हमेशा कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में दाखिल होगी स्टूडेंट्स। और ये वो दो शराइत हैं जिनके बगैर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल वकूअ पज़ीर होना नामुमकिन है। नॉर्मली हम रिफ्लेक्शन में क्या देखते हैं कि रोशनी की रे लतीफ़ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होती है तो रास्ता तब्दील कर लेती है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे रोशनी की रे बजाय लतीफ़ से कसीफ मीडियम में आने के कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल होगी। और इस तरह से दाखिल होगी स्टूडेंट्स कि इसका क्रिटिकल एंगल हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं उस डायग्राम को अलग से आपके सामने बनाना चाहूँ कि आपके लिए समझना मज़ीद आसान हो जाए, तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास कोई नॉर्मल है इस तरह से और यहाँ पे बनने वाला कोई एंगल क्रिटिकल एंगल है। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से रखना है कि अगर वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बन रहा है, मुझे चाहिए कि मैं क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखूं। जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा रखूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा रखूंगा तो जो रे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी वो कुछ इस तरह से वापस आएगी। अब टोटल का मतलब है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, इंटरनल अंदरूनी जगह पे रिफ्लेक्शन मुड़ के वापस आ जाना। तो यहाँ पे अब जितनी भी मैं रोशनी की रेज फेंकूंगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से कि जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती चली जाएंगी। और स्टूडेंट्स, आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि ये सारी की सारी लाइंस अंदर ही की जानिब रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इस वजह से मैं इसको नाम दूंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। उम्मीद करता हूं कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और इसके ज़रिए हम क्या क्या मकासद अपने हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सब समझने के लिए आप देखेंगे हमारा अगला लेक्चर। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में सिखाया गया कॉन्सेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और मिसाल 12.4 आपको अच्छे से समझ आ गई है। इन तमाम चीज़ों को नोट्स की सूरत में लिखते चले जाएं ताकि चीज़ें आपके पास महफूज होती रहें। बकिया के जितने मौज़ूआत हैं हम सीखेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।